हाँ जी, तो कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया सबके जीवन में? कोई दुख, परेशानी, टेंशन हो तो उसका सुझाव खुद निकालो। चलो आ जाओ वापस। एड्स, आज बहुत बेहतरीन चीज़ पकड़ के लाए हैं, एड्स। सबसे पहली बात तो देख भाई, तने एड्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, जो हमें रटा दिया जाता है कि एक्वायर्ड होता है। अच्छा, एक्वायर्ड, अभी देखो पूरा स्पेलिंग से भी अपन चलेंगे। एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, सिंड्रोम भी होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम में ही काम है भाई, इसके नाम में इसका पूरा सार है। क्या? एक्वायर्ड, मतलब कि ये एक्वायर्ड किया जाता है हमारे कॉन्शियस एफर्ट से। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये जन्मसांद हो, जन्म से ही हो, नहीं भैया, जन्म से नहीं होता। एक्वायर्ड हम लोग करते हैं बाहर से, और हम अपनी ही उन सब चीज़ों से करते हैं। इम्यूनो मतलब कि इसमें हमारा इम्यूनिटी का भी काम आएगा। अच्छा, इम्यूनिटी का भी काम आएगा। और डेफिशिएंसी मतलब कमी, हमारे इम्यून सिस्टम की कमी, मतलब कि इम्यूनिटी हमारे पास इतनी नहीं होगी कि जो वायरस घुस के आ गया है उसको निपटा सकें। सिंड्रोम, बहुत सारे सिम्टम एक साथ आना, बहुत सारे सिम्टम्स, मल्टीपल सिम्टम्स। अब भैया तुम डॉक्टर को दिखाने जाओगे ना, वो डॉक्टर भी नहीं समझ पाएगा कि भाई साहब तने दिक्कत क्या है, इतने सारे डिसीज़ हो जाते हैं। अच्छा, जब एक कोई व्यक्ति है उसको पूरा एड्स ने मतलब निपटा चुका है पूरी तरीके से, उसकी जो मैक्रोफेजेस हैं, टी हेल्पर सेल्स हैं, इनको निपटा चुका है। मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं आ रहा ना अगर समझ में, तो अभी देखते जाओ तुम, बस ये लेक्चर देखो, एड्स पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका पैथोजन कौन होता है? इसका पैथोजन या फिर जो कैरियर बोल लो, HIV। भैया बड़े सावधान रहना इससे। हाँ, HIV ह्यूमन, अच्छा मतलब हम लोगों में, इम्यूनो, इम्यूनो, हाँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। किसको कॉज करता है? एड्स को। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आते हैं एड्स में। अब सुन मेरी बात, ये तो हमारी बात हो गई एड्स की, उसका नामकरण कर दिया हमने। सबसे पहले इसकी अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में चलें, हिस्ट्री में मतलब पास्ट में इसके, तो देख भाई, ये सबसे पहले जो रिपोर्ट हुआ था, ये रिपोर्ट हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वो वहाँ के लोग थोड़े हाई फाई होते हैं ना, उन्हें मतलब नहीं है किसी चीज़ों से। तो कहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब कहाँ पे? अमेरिका में। फर्स्ट रिपोर्ट हुआ था 1981 में, अमेरिका में। अमेरिका में रेशियस मंकी, लाल मुँह वाले जो बंदर होते हैं ना, रेशियस मंकी, अरे यार स्पेलिंग गलत लिखा गई अमेरिका की, अमेरिका में। तो रेशियस मंकी में डिनोट हुआ था, फिर वो धीरे धीरे ह्यूमंस में भी आया। और हमारे यहाँ भैया, हमारे यहाँ तो देखो इंडिया में तो अलग ही लोग चलते हैं, सबको पता है। 1986 में आया, ज़्यादा समय नहीं लगा उसको, 5 साल ही लगे। और ऐसी जगह आया जहाँ पे चैन नहीं है, जहाँ पे चैन नहीं है। अब वो चैन नहीं है तो बस लुंगी खिसकाई शुरू हो गए। तो 1986 में ये ऐसी जगह पे आया जहाँ पे चैन नहीं है। तो चेन्नई कहाँ पे आया? 1986 में सबसे पहले इंडिया में चेन्नई में आया। अच्छा, जहाँ पे चैन नहीं है, ठीक है, तो बस तो चेन्नई में आया 1986 में। अब ये तो मजाक की बात हो गई। इसमें जो हमारा HIV वायरस है, जो इसका पैथोजन है, जो इसको कॉज करता है, ये एक रेट्रो वायरस है। अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। रेट्रो वायरस, रेट्रो वायरस मतलब कि आपने सेंट्रल डॉगमा स्कीम पढ़ी होगी। सेंट्रल डॉगमा स्कीम हमारी क्या कहती है कि DNA से बनता है mRNA, और mRNA से बनते हैं प्रोटीन। अच्छा, क्रिक साहब ने दी थी इसको, सेंट्रल डॉगमा स्कीम को। लेकिन क्या हुआ कि अभी हम लोग जब पढ़ेंगे ना मॉलिक्यूलर बेसिस में, कि DNA से DNA भी बन सकता है, mRNA से mRNA भी बन सकता है, और mRNA से जो बैक्टीरिया DNA बना दे, mRNA से जो बैक्टीरिया DNA बना दे, ऐसे ही वायरसेस को जो mRNA से DNA बना सकते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरसेस। इनको हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरसेस। अच्छा, और इनके पास एक खास एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इनके पास क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या कर सकते हैं? mRNA से DNA बनवा सकते हैं, फिर DNA से बनाएंगे क्या? mRNA, फिर उससे प्रोटीन। तो ये क्या, अब देखो समझते जाओ, ये तो क्लियर हो गया सेंट्रल डॉगमा स्कीम में रेट्रो वायरस है। अब ये कौन सी फैमिली में आता है वायरस? रेट्रोविरिडी फैमिली। रेट्रोविरिडी फैमिली होती है, उसी में ये रेट्रो वायरस आता है। इसका हम लोग पहले स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर पैथोजेनिसिटी देखेंगे, मतलब कि ये कैसे कॉज करता है पैथोजन।
मतलब कि कैसे बॉडी में आएगा। इसको हम एक और याद रखना है, एड्स को हम और क्या बोलते हैं, एड्स को हम लोग स्लिम्स डिसीज़ बोलते हैं। स्लिम्स डिसीज़ बोले तो इसमें आदमी इतना पतला हो जाता है, स्लिम, बिल्कुल ऐसे ये शेप हो जाता है, स्लिम डिसीज़, बहुत पतला हो जाता है एड्स का पेशेंट। अब जैसे कि मैं इसका अगर स्ट्रक्चर देखूँ, 1 2 3 come on देखूँ तो अगर हम HIV का स्ट्रक्चर देखें ना तो कुछ इस तरीके का होता है। मैंने पूरा नहीं बनानी, सोचो कि भैया इसी तरफ स्पाइक्स होते हैं, नहीं, पूरी तरफ होते हैं। मैं इसकी स्लाइड चला दूंगा, उससे टेंशन मत लेना, अपन को सिर्फ सब समझना है कि है क्या उसमें। तो देख भाई, जो बाहर है ना, बाहर होते हैं GP120। ये GP क्या है भैया, ग्लाइकोप्रोटीन, जो सेल से सेल को लिंक करता है। ग्लाइकोप्रोटीन, हमारी सेल्स भी ग्लाइकोप्रोटीन नेचर की होती हैं, अरे नहीं होती क्या। बाहर की तरफ कौन सा होता है, ग्लाइकोप्रोटीन GP120। और फिर ये जो छोटे छोटे स्पाइक्स निकले रहते हैं इनको बोलते हैं GP41। फिर उसके बाद क्या रहता है यहाँ पे, ये रहती है हमारी लिपिड की लेयर। तो मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, वायरस पढ़ रहे हैं, HIV वायरस। उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि GP120 भी है, GP41 भी है, लिपिड लेयर भी है। उसके बाद अब हम अंदर चलेंगे इसके कोर में, तो प्रोटीन के 2 लेयर मिलेंगे। जो बाहर वाला होता है प्रोटीन, इसको हम बोलते हैं P17, जो बाहर होता है। और जो अंदर, जिसके अंदर ये मतलब जो अंदर जो एनवेलप बनाता है, P24। ये दोनों क्या बना लेते हैं, कैप्सिड। अच्छा, कैप्सिड बनाते हैं, ठीक है भैया, हमें क्या दिक्कत है। और ये दोनों क्या बनाते थे, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं, और ये हमारे कैप्सिड बना देते हैं। अब कैप्सिड के अंदर कमाल की चीज़ें हैं बोले तो, ये तो 2 थो, ये क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पड़े हुए हैं इस वायरस के अंदर, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पड़े हुए हैं। अब होते हैं एंजाइम, जिसकी मैंने आपसे बात की थी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो mRNA से वापस क्या बनवा देता था, DNA। अरे बोल हाँ या ना, नहीं बनाता था क्या, देखे हो कि नहीं देखे हो वे। तो हमारी जो ये क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमारी कौन सी एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ये। और ये जो उसके थोड़े से पहले होती है प्रोटीएज। अब प्रोटीन भी ज़रूरी है ना, तो प्रोटीएज भी है। और एक और होती है एंजाइम जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेज। ये पता, क्वेश्चन एम्स से पूछा जा सकता है। अब एम्स तो वैसे होगा नहीं, लेकिन एम्स के लेवल का क्वेश्चन है। वो बस डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे बताओ इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, डबल स्ट्रैंडेड है, वो बोलेंगे कि लिपिड लेयर मिलती है या नहीं मिलती है। तो बस याद रखना, ऊपर कौन होगा, इंटीग्रेज होगा, नीचे कौन होगा, प्रोटीएज, उसके बगल में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ये जो 2 नटखट से दिख रहे हैं छोटी छोटी डिज़ाइन, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर था। अब पैथोजेनिसिटी की अगर मैं बात करूँ, एक NCERT में बहुत प्यारा डायग्राम बना के दिया हुआ है। अगर आप लोग पढ़ोगे ना तो क्लियर तो हो जाएगा, वैसे हम समझ लेते हैं। पैथोजेनिसिटी देख छोटे, ध्यान देना। अब क्या होता है, ये बॉडी में आया, कैसे आया, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू आया, क्योंकि हमने क्या लिखा था, एक्वायर्ड। ये किससे आता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू आता है, हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स के थ्रू आता है। कॉन्शियस एफर्ट्स, सेक्स, समझे कि नहीं समझे, समझ गए, कोइटस। तो बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू आएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे ये मान लिया हमने वायरस, ठीक है, इसके अंदर कौन है भैया, इसके अंदर कौन है, रेट्रोवायरस है। तो ये हमारा एक वायरल प्रोटीन कोट है, इसके अंदर कौन है, रेट्रोवायरस। ये वायरस की सेल गलती, मतलब बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू, जब मान लो बहुत सारे हेट्रोसेक्सुअल रूट से आया, होमोसेक्सुअल रूट से आया, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू हमारी बॉडी में गलती से आ गया, हम काम मतलब समझ रहे हो ना, हम मजे लेने गए थे, ऊपर उल्टा खेल हो गया। तो ये क्या करेगा, जो रेट्रोवायरस हमारी बॉडी में आया है, ये नॉर्मल सेल पे अटैक कर देगा। अच्छा, नॉर्मल सेल पे ये क्या कर देगा, अटैक करेगा। अच्छा, यहाँ तक तो क्लियर होता है, नॉर्मल सेल तक अटैक किया। तो अब यही जब नॉर्मल सेल को अटैक करेगा, एक तरीके से समझ लो इसने हाईजैक कर लिया प्लेन को, क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया, किसने, रेट्रोवायरस ने। अब ये क्या बोलेगा कि तू मेरे मनपसंद प्रोटीन बनवा, और प्रोटीन बनवाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कैसे, ये क्या करेगा, ये यहाँ से आया और इसने अंदर
अपना क्या छोड़ दिया, mRNA, ठीक है। अब सुन, इस सेल का जो DNA होगा उसको क्या ये मार देगा, उसको मार देगा मतलब कि उसको पूरा इनएक्टिव कर देगा और अपना DNA यहाँ पे अपना क्या छोड़ेगा, mRNA छोड़ेगा, ठीक है। अब वो mRNA से क्या करवाएगा, वापस पीछे जाएगा, DNA बनवाएगा। किसकी प्रेजेंस, मतलब किसकी, इसके पास ऐसी क्या चीज़ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है इसके पास, एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इसने बनवा लिया DNA। अब DNA से ये क्या अपना mRNA बनवाएगा, फिर mRNA से ये अपने मनपसंद प्रोटीन बनवाएगा। अच्छा, मनपसंद क्या बनवाएगा, प्रोटीन। अरे भाई सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? तो इसने क्या किया, DNA से क्या बनवाया, mRNA। देखो इसने सबसे पहले अपना mRNA डाला, mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में DNA बनवाया, फिर DNA से अपने मनपसंद प्रोटीन बनवाए। अब मनपसंद प्रोटीन ये बनवाता जा रहा है। अब एक सेल में जब ये घुसा होगा, एक सेल में घुसा इसका mRNA, तो ये mRNA कितने बनते जाएंगे, अरे नहीं समझा, mRNA बहुत सारे बनते जाएंगे ना। तो इसने एक सेल को हाईजैक नहीं किया, धीरे धीरे बढ़ते पूरी जैसी सेल्स हो जाएंगी कि जो सेल्स थी वो पूरी हाईजैक हो गई। अच्छा, तो हमारी बॉडी का सो रही है, पागल है क्या हमारी बॉडी? अरे नहीं यार, हमारी बॉडी भी एकदम ताज्जुब, मतलब हमारी बॉडी भी तैयार है। अब देखो हमारी बॉडी एकदम से तो अटैक कर नहीं देगी, इसके लिए क्या होते हैं, टी हेल्पर सेल्स होती हैं। ये टी हेल्पर सेल्स को क्या है, CD4 सेल्स भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CD4 सेल्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा HIV का वायरस होता है, टी हेल्पर सेल्स के काउंट को कम कर देता है। किसको कम करेगा, काउंट को कम करेगा। नॉर्मली अगर मैं इसकी बात करूं, नॉर्मली जितने हमारे के लो ब्लड में होती हैं या फिर मिलती हैं हमारे ब्लड में, जिससे हमें कोई डिसीज़ नहीं होता, अगर भैया ये हैं टी हेल्पर सेल्स, तभी तो हमारी बॉडी जाग रही है कि भैया एक समय पे जब वो वायरस का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये एकदम से फिर से स्टार्ट होंगी। बॉडी को ये क्या करेंगी, रिस्पॉन्स देंगी कि भैया उठ जाओ, वायरस आ चुका है। तो इनका अगर मैं उसकी बात करूँ तो 900 कुछ होती हैं, 910⁶ डेसीलीटर कुछ ऐसी होती हैं, और इनका काउंट बहुत कम 200 तक चला जाता है टी हेल्पर सेल्स का। अब टी हेल्पर सेल का काउंट इतना कम हो गया कि वो बॉडी के जो इम्यून रिस्पॉन्स हैं, हमारी जो किलर सेल्स हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं और जो मैक्रोफेजेस हैं, उनको बता ही नहीं पा रही कि भैया बॉडी का काउंट कि बाहर से एक फॉरेन मटेरियल वायरस घुस आ चुका है। तो क्या होगा, बॉडी तो ये समझे कि सब कुछ सही है, हमें कोई दिक्कत करने वाली बात ही नहीं है, तो बस बॉडी भी अपने मनो उसमें रहेगी। अब ये जो इसने नॉर्मल सेल को, देखो यहाँ पे एक बार जरा वापस आओ, इसने नॉर्मल सेल को क्या किया, इनकॉर्पोरेट किया अपना mRNA, ठीक है, इनकॉर्पोरेट किया अपना mRNA, वही सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अब ये नॉर्मल सेल से धीरे धीरे कौन सी सेल्स में चला जाएगा, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स मैक्रोफेजेस तक में चला जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसने इम्यून रिस्पॉन्स को भी नहीं छोड़ा। क्या बोल रहे हो यार सर आप? देखो धीरे धीरे जो वायरल सेल थी हमारी, वायरल सेल का जो DNA था जो यहाँ से बनता जा रहा था, उसने क्या किया, पूरे जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, मैक्रोफेजेस जो सेल हैं, उनको भी हाईजैक करना स्टार्ट कर दिया। अब कैसे, मतलब ये मैक्रोफेजेस में घुसी, उनसे क्या बनवा रही होंगी, मतलब वायरल डीएनए बनवाने लगेंगी। इस ऐसे धीरे धीरे करते हुए पूरी सेल्स हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वायरल DNA जो बनाएंगी, उसकी मनपसंद प्रोटीन बनेंगे, जिससे हमारी पूरी हेल्थ खराब होती चली जाएगी। तो ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये किसकी तरह काम करने लगेगी, क्वेश्चन आया हुआ है HIV फैक्ट्री की तरह। मतलब कि इनसे HIV वायरस बनना शुरू हो जाएंगे और वो पूरी बॉडी को लपेट लेंगे। पैथोजेनिसिटी से क्वेश्चन आया है, थोड़ा सा एक और बात समझो। रेट्रोवायरस था, वो नॉर्मल सेल में गया, नॉर्मल सेल में क्या हुआ, वो इनकॉर्पोरेट हुआ उसका mRNA, फिर उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया, जिससे क्या बने, विभिन्न प्रकार के प्रोटीन जो उसको चाहिए थे सेल को हाईजैक करने के लिए। और धीरे धीरे इनका नंबर बढ़ता चला जाएगा, और वो हमारी जो इम्यून सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस में भी DNA को इनकॉर्पोरेट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि जो टी हेल्पर सेल्स थी इनको जगाना था कि उठ जाओ मैक्रोफेजेस, HIV का वायरस आ गया है, बॉडी को नुकसान हो रहा है, तो वो उनका भी लेवल कर देगा HIV वायरस, जिस वजह से मैक्रोफेजेस सोती रहेंगी कह लो, या फिर एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी उस एंटीजन के अगेंस्ट में। तो क्या हुआ, मैक्रोफेजेस खुद वायरल DNA बनाने लगेंगी और किसकी तरह काम करेंगी, HIV फैक्ट्री की तरह। तो समझ रहे हो कि बॉडी के अंदर भी आ गया, खेल भी करता जा रहा है, लेकिन हमारा इम्यून रिस्पॉन्स वीक हो चुका है। क्यों वीक हो चुका है, क्योंकि जो हमारी टी हेल्पर सेल्स थी उनका खेल ख़त्म हो गया।
अब देखो टी हेल्पर सेल्स का खेल ख़त्म हुआ, CD4 सेल्स का खेल ख़त्म हुआ, जिस वजह से मैक्रोफेजेस भी सब कुछ जानते हुए कुछ नहीं कर पा रहे। कैसी विडंबना है देखो। अब छोटे इसका अगर हम ट्रांसमिशन पढ़े तो मैंने बोला था बॉडी फ्लूइड से हमारे कॉन्शियस एफर्ट्स के थ्रू जाएगा, ये होता है मतलब HIV। तो ट्रांसमिशन सबसे पहला सेक्सुअल रूट है। अब भैया तुम लगे हो हर जगह मुंह मारने, मतलब कि होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, मल्टीपल पार्टनर्स हैं किसी के, उसके साथ तुम कोइटस करके आ रहे हो, तो समझ लो जैसे मान लो क्या क्या होता है ना, ऐसे इसके केसेस बहुत अजीब अजीब केसेस आते हैं हमारे पास। क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये वहाँ गए थे अमेरिका में इन्हें 6 महीने पहले इन्होंने काम किया वहाँ पे, मतलब समझ लो कोइटस किया, और 6 महीने के बाद इसके पता सिम्टम्स आते हैं। अब देखो, अब मैं बताऊँगा थोड़ा सा अपन डिटेल में चलें। 6 महीने पहले कोइटस हुआ जब इनके HIV वायरस बॉडी में आ गया, HIV वायरस, और सिम्टम्स हमें कब आए? 6 महीने बाद। तो इसके बीच के पीरियड को पता विंडो पीरियड बोलते हैं। इस समय आप अगर चेक करवाओगे ना कि भाई साहब इनका जरा एलिसा चेक कर देना, एलिसा चेक की HIV है कि नहीं है, तो भैया वायरस का बहुत मतलब वायरस आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस समय वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इस समय वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। PCR कराओ, तुम PCR कराओ फटाफट, PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जरा सा भी अगर वायरस का लोड होगा तो बॉडी में पता चल जाएगा। किससे? PCR से। महंगा होता है इसलिए कराते ही नहीं है लोग, सोचते हैं अरे भाई साहब वो तो सब ऊपर वाले की है। ऐसे तो ही ना, हमारे कॉन्शियस एफर्ट से हो रहा है, सेक्सुअल रूट से हो रहा है ना वो। दूसरी होती है पेरेंटल रूट। अच्छा, पेरेंटल रूट भाई साहब क्या होता है ये? देखो मेरी बात, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। या तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया है कहीं से जहाँ पे आपको ब्लड नहीं पता। जैसे कि क्या होता है कि जैसे केस में अगर आपको बताऊं कि एक्सीडेंट हुआ, अब ब्लड की कमी पड़ गई, तो ऐसे लोगों से उन्होंने ब्लड ले लिया बिना चेक करे, जो या तो उसके कैरियर थे, बहुत से होते हैं ना हेपेटाइटिस की। जैसे हमारे अमिताभ बच्चन जी की मैं अगर एग्जांपल दूं, तो जब आपको याद होगा उनकी जब थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी सेट पे और थोड़ा ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया था, तो ऐसे लोगों का भी उन्हें ब्लड चढ़ा था जिसमें हेपेटाइटिस के सिम्टम, हेपेटाइटिस के जो कैरियर थे या फिर जिनको हेपेटाइटिस था, इसलिए बेचारे आज वो उनका लिवर थोड़ा सा ख़राब है। लिवर मतलब ख़राब है, जिस वजह से उनको हमेशा मतलब दवाई तो लेनी पड़ेंगी। वायरस की दवाई हमेशा लेनी पड़ती हैं जीवन भर। अगर वायरस का आपके बॉडी में लोड बढ़ाएगा तो निपट जाओगे, और जो दवाइयाँ होती हैं वायरस का लोड कम करती रहती हैं बस। उन्हें ख़त्म नहीं कर सकते आप वायरसेस को, क्योंकि वायरसेस कैसे हैं? ऑब्लिगेटिव हैं यार, ना तो वो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। और उनमें देखो ये मिसकंसेप्शन भी आप अपना क्लियर करो, जो वायरस होते हैं या तो DNA वाले होंगे या फिर RNA वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि DNA एंड RNA, या तो DNA होगा या RNA होगा, ठीक है। फिर एक होता है ट्रांसप्लेसेंटल रूट। ट्रांसप्लेसेंटल रूट 2 तरीके से होता है, फ्रॉम मदर टू फीटस बोले तो ठीक है, फीटस ठीक है, फ्रॉम मदर टू फीटस। इसको हम फीटस जब वो बेबी अंदर डेवलप हो रहा है, तो प्लेसेंट अगर मान लो किसी मदर के अंदर वायरस का लोड है, किसी भी वायरस का, मैं HIV की बात नहीं कर रहा, हेपेटाइटिस हुआ, जो किसी भी वायरस का अगर लोड है, तो वो जो प्लेसेंटा के थ्रू वो जो बेबी है, जो बेबी डेवलप हो रहा है, फीटस जो डेवलप हो रहा है, वो में उसमें भी जा सकता है। अच्छा, इसीलिए जब प्रेगनेंसी होती है तो एक पूरा आपका टेस्ट करवाया जाता है हर चीज़ का, थायराइड, हेपेटाइटिस, HIV, बहुत सारी मतलब पूरा एक टेस्ट करवाया जाता है। गांव के लोग क्या कहते हैं, अरे वो तो डॉक्टर लूटत है, हम नहीं जा रहे बा के पास, वो बहुत लूटत है यार, वो ऐसो है वो। ये चीज़ गलत है, सही करो इसको। दूसरी चीज़, मदर से इन्फेंट्स में जा सकता है। जैसे एक कोई इनबॉर्न बेबी हुआ, बहुत अभी हुआ है, अब उसको सबसे पहले हमें दूध पिलाना है कि नहीं पिलाना भैया। और ये गांव के लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेके बताऊं, जो मैंने चीज़ देखी है मैं वही बता रहा हूँ कि कोई गांव का, तो प्लीज़ बुरा मत मानना, वो लोग बोलते हैं कि अरे वो बच्चों को जो खा नहीं रहो भाई, शहद पिला दो। ऐसा नहीं होते भैया। उसे 6 महीने तक कुछ नहीं खिलाना, सिर्फ माता जी का बेबी को मिल्क पिलाना है। क्लोस्ट्रम क्यों? क्योंकि वो IgA एंटीबॉडी रिच है, IgA एंटीबॉडी रिच, हम पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। IgA एंटीबॉडी रिच है, उसको पिलाना ज़रूरी है। तो मदर से इन्फेंट में कैसे जाएगा? जैसे मान लो मदर HIV की कैरियर है और बच्चा, और अगर बच्चे को अपन वो दे रहे हैं ट्रांसमिशन बाय क्लोस्ट्रम से भी ये जा सकता है। मतलब जो बेबी का फ्लूइड है, बेबी मिल्क है, उससे भी ये बेबी में जा सकता है। किससे? मदर से। तो मदर से फीटस में भी जा सकता है, मदर से इन्फेंट्स में भी जा सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो ट्रांसमिशन की बात हो गई। एक चीज़ और सुनो, हम लोग क्या हर चीज़ को बड़ा बना देते हैं, ये हम लोगों की आदत होती है। इसका मिसकंसेप्शन सुनो।
क्या होता है ना, लोग अरे हम नहीं जा रहे बाकी घर, बाय वो यार हम नहीं जा रहे, लोग नाम नहीं लेना चाहते इसका यार, इतना उसने इतना बना के रखा है कि यार हम नहीं जा रहे बाकी घर, बाय एड्स से वो यार हमें और हो जाए। भैया छूने से नहीं होता, मैंने बताया है, ये ब्लड ट्रांसमिशन से होता है और किसी चीज़ से नहीं होता। क्लियर करो इस चीज़ को, जो एड्स है वो सिर्फ ब्लड ट्रांसमिशन से होता है। लोग क्या सोचते हैं, अरे हम नहीं जा रहे बाकी बाय एड्स से वो यार हमें और हो जाएगा, हम नहीं जा रहे, ऐसे करते हैं साले लोग। ये ट्रांसमिशन हो गया इसका, मज़ा आ रहा है ना, ठीक है, आनंद आना जरूरी है, ठीक है, ट्रांसमिशन हो गया। उसके बाद इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, लिखता हूँ मैं पहले। अच्छा, सिम्टम्स की बात करें तो एक होता है एसिम्प्टोमेटिक फेज, मतलब कि वायरस आपकी बॉडी में घुस चुका है लेकिन उसके कोई आपको सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो उस समय किस में, कौन से पीरियड में होता है भैया, वो उस समय होता है इंक्यूबेशन पीरियड में। इंक्यूबेशन पीरियड बोले तो अरे ऐसे पढ़ाना नहीं आता, सुन तो लो मेरी बात। इंक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, लिख लो, इंक्यूबेशन पीरियड वो हमारी बॉडी में आ चुका है, और वायरस का धीरे धीरे नंबर कॉपीज़ भी बना रहा है, लेकिन बॉडी में देखो अब क्या होता है, आपके पास अगर कोई सेना है, 2 जन की सेना में आप अटैक कर सकते हो क्या? पहले उसका नंबर बढ़ाना पड़ेगा ना, और जब वो उस लेवल का हो जाएगा, हज़ारों की करोड़ों की गिनती में हो जाएगा, तब वो अटैक करेगा। तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जिसमें हमें सिम्टम्स नहीं दिखते। और दूसरी चीज़ और समझो, विंडो पीरियड। अच्छा, विंडो पीरियड ये क्या होता है? देखो, विंडो पीरियड में क्या होता है, आप एलिसा टेस्ट करवाओ, अगर वो वायरस विंडो पीरियड में है, आप एलिसा टेस्ट करवाओ, आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी तो होंगी, बहुत कम बनी होंगी, जिस वजह से एलिसा टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, और आप सोचोगे अरे हमें कछु हो ही नहीं सकत, हम वही हैं, तुम समझत नहीं हो क्या, हमें कुछ नहीं हो सकते, जी एड्स बेड्स हमने बहुत देखे हैं, तो एंटीबॉडीज़ मिले नहीं, आप सोचोगे कि भैया नेगेटिव टेस्ट आया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन इस समय वायरस पूरा नंबर में मैक्सिमम हो चुका है, और जो हमारी टी हेल्पर सेल्स थी, मैंने बताया था पहले भी, टी हेल्पर सेल्स 200 × 10⁶ पर लीटर पे पहुंच चुकी हैं। मतलब इनका काउंट बहुत कम हो चुका है कि वो हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं उनको बता सकें कि भैया एड्स को वायरस घुसा हुआ है, कछू तो कर दो। तो बस समझ गए। इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे कोई गंदे काम करके आया बाहर से, तो ये सालों तक भी जा सकता है इंक्यूबेशन पीरियड, और मंथ्स तक भी। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ एक एवरेज अगर हम बताएं आपको, तो एवरेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो फ्यू मंथ्स 2 ईयर्स, किसी को तो 5 से 10 साल भी लग जाते हैं पता करने में, उनकी बॉडी थोड़ी सी तैयार रहती है इसलिए। तो एसिम्प्टोमेटिक फेस, ये क्या था हमारे सिम्टम्स, एसिम्प्टोमेटिक फेस। अब सिम्टम्स जब आएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसीलिए बोलते हैं जब आप मतलब अगर इतनी ज़्यादा वो दिक्कत है तो लहंगा ले लो, कंडोम। तो अपनी भैया सेफ्टी अपने हाथ में होती है, इसलिए से वही कोइटस के समय ऐसे जो बहुत से एसटीडीज़ को रोकने वाले वो हैं, वही हैं कॉन्डोम्स वगैरह, उनको आप इस्तेमाल करिए। फिर दूसरी चीज़ जो है वो है एसिम्प्टोमेटिक तो हो गया। अब सिम्टम्स वाली बात करें, इसको हम बोलते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब कि इस समय बॉडी का इम्यूनिटी कह लो वो पूरी नष्ट हो चुकी है, और ऐसे डिसीज़ हो जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं थे। अच्छा, मतलब ऐसे डिसीज़ होंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। डायरिया हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ऐसी डंडी जैसे दिखोगे। पहले मान लो अगर कोई मोटा लग रहा था ना, ऐसा डंडी जैसा हो जाएगा एकदम, कुछ खाओगे कुछ बॉडी में लगेगा ही नहीं, जैसा आ जाएगा, जैसा आप खाओगे वैसा फुर्ती में निकल जाएगा। बाउट्स ऑफ फीवर, इतना फीवर आएगा। और कभी कभी तो एक्सट्रीम केसेस में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो सुन लो, कि ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है, लंग्स में पूरा पानी भर जाता है, एल्वियोलाइज पूरी ख़राब हो जाती हैं, वेंटिलेटर पर रखना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। और कभी कभी तो फंगल हो जाती है, मुंह में फंगल, वो भी मुंह में, कोई सोच भी सकता है कैसे फंगल हो। और इसको कौन करता है? कैंडिडिया एब्लिकेंस करता है। निमोनिया हो जाता है, न्यूमोसिस्टिस कारिनी कर देता है फंगल से। कैंसर हो सकता है स्किन का, कापोसी सार्कोमा, लिम्फ नोड्स में भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी पूरी वीक हो चुकी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहुत बेकार चीज़ है ये, और इसकी अभी तक वैक्सीन भी नहीं बनी है, समझ रहे हो? इसीलिए नहीं बनी, ताकि नहीं तो अगर वैक्सीन बन गई, अरे हमने वैक्सीन लगवा ली, कुछ नहीं हो रहा, तुम तो आ जाओ, ऐसे करेंगे लोग, समझते ही नहीं हैं साले। तो अब इसकी हम लोग बात करें कि हमने भैया ठीक है
कन्फर्मेटरी टेस्ट की अगर मैं बात करूं, इन्वेस्टिगेशन की बात अगर मैं करूं कि अगर किसी को एड्स है तो कैसे पहचानेंगे हम, इन्वेस्टिगेशन। तो देख भाई, तने पता चल गया कि तने भाई एड्स है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो टेस्ट कराते हो वो होता है एलिसा। इसमें बाकायदा ऐसे टाइप का लिखा हुआ था बहुत बड़ा, अच्छा, कि विंडो पीरियड में कब तक था, इंक्यूबेशन पीरियड उसका कितने महीने कितने साल का रहा। बहुत मज़ेदार आता है, देखना कभी। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे, ये क्या होता है, ये पता एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का टेस्ट होता है बस। अच्छा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का टेस्ट होता है, अगर उसके एंटीजन्स होंगे तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी बन रही होंगी, तो बस हमें पता चल रहा है कि भाई हाँ एड्स। और अगर आपको देखो, मैंने बताया अगर किसी भी वायरल लोड का आपको पता करना है बॉडी में, तो पीसीआर इज़ द बेस्ट टेक्निक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बेस्ट टेक्निक है। कोरोना में भी यही करी जाती है पीसीआर, 4500 रुपये ऐसे तो ना ले रहा है। हाँ यार। अच्छा, एलिसा एक और जगह की जाती है, जब फीमेल्स हैं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो एलिसा उनके लिए भी किया जाता है। अच्छा, एलिसा क्यों किया जाता है? एलिसा इसलिए किया जाता है एचसीजी का पता करने के लिए किया जाता है। और कोई अगर एसटीडी हो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, वो भी पता चल जाएगा हमें, एड्स भी पता चल जाएगा, थायराइड भी पता चल जाएगा, हेपेटाइटिस भी पता चल जाएगा, और रुबेला वायरस जो बहुत बेकार चीज़ है, रुबेला अगर वायरस होगा तो वो भी पता चल जाएगा एलिसा से। तो ये किया जाता है, ये क्यों किया गया, ताकि अगर माता जी को कोई दिक्कत है तो जो बेबी अंदर डेवलप हो रहा है उसके प्लेसेंटा के थ्रू ये ना चला जाए, नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो ना? ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ सुनो, इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट, ये जहाँ से आया वहीं से समझ लो। कन्फर्मेटरी टेस्ट मतलब इससे ही सिद्ध हो जाएगा। तो ये है वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न कंट्रीज से ये आया है, तो वेस्टर्न ब्लॉट, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉट। एक और बोलो, वेस्टर्न ब्लॉट। ये क्या करता है? डिटेक्ट पेशेंट की जो सीरम है उसको डिटेक्ट करता है और पता कर लेता है कि भैया हाँ इसको एड्स है। अच्छा, अब इसका ट्रीटमेंट की बात कर लें, थोड़ा जल्दी करते हैं। ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बस देखो, हम क्या वायरस को ख़त्म कर सकते हैं? कभी ना वायरस के लोड को ख़त्म कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? बस वायरस का लोड कम करते जाएंगे, जैसे ही वो बढ़ेगा हम वैसे ही कम करते जाएंगे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर आप उसको दे दो, ताकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की थोड़ी सी कमी हो वायरस को, जिससे क्या वायरस लोड थोड़ा कम हो जाए। तो इसके लिए हम ज़िडोवुडीन, ये कोरोना में भी यूज़ करी गई थी, ज़िडोवुडीन। फिर प्रोटीएज इनहिबिटर रिटोनाविर। देखो वायरस की जो होती है ना, उनमें पीछे विर लगा रहता है, विर। ये दवाइयों के ऐसे थोड़ा याद करने का तरीका है। प्रोटीएज इनहिबिटर रिटोनाविर, और इंटीग्रेस इनहिबिटर में रल्टेग्रेविर। बस यही सब चीज़ें हैं जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं भैया। सबसे बढ़िया चीज़ है आप अपने वही जो एसटीडीज़ हैं, एसटीडीज़ के वो भी आते हैं, कॉन्डोम्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एसटीडीज़ को हम रोक सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को। उसी से कर लो भैया, अगर इतना ही शौक चढ़ा है तो। नहीं तो पहले भैया ट्रीटमेंट कराओ, एलिसा कराओ, अगर कोई दिक्कत होगी तो एंटीबॉडी पता चल जाएगी, फिर उसके बाद कोई टेस्ट करो। देखो जागरूक होना आपकी ज़रूरी है। अब एक और होता है हार्ट, HAART। अच्छा, हार्ट क्या होता है? हाईली, लिखते जाना, हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। इसमें क्या किया जाता है? इसमें कुछ नहीं किया जाता, एक कॉकटेल ट्रीटमेंट होता है, इसको हम कॉकटेल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है? इसमें हम दोनों दवाई एक साथ दे देते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की इनहिबिटर भी दे देते हैं और इंटीग्रेज इनहिबिटर भी एक साथ दे देते हैं। लेकिन ये इफेक्टिव उतना ही समय के लिए होगी जितने समय तक उसके लिए वायरस का हम लोड कम कर सकते हैं। ये ऐसा अगर कोई कहे आपसे कि हम जो एड्स है उसका ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। बस हम वायरस का लोड कम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। इसमें बहुत बुरी हालत हो जाती है एड्स में, पेशेंट्स अगर आप देखोगे बहुत बुरी हालत हो जाती है। प्रिवेंशन भैया, अपना कॉन्शियस एफर्ट्स जो हैं उसको ध्यान में रखो कि भैया बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसमिशन कभी भी मत करना। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ही नीडल से इंजेक्शन लेते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है। मान लो उसको, अब हमें तो ही ना पता कि उसको एड्स था कि नहीं था, उसको कोई वायरस डिफेक्शन था या वायरस का कोई डिसीज़ था, तो अपने जैसे कोई ड्रग्स लेता है तो ड्रग्स के लिए सिरिंजेस चेंज करो। और सेक्सुअल पार्टनर्स मल्टीपल्स नहीं होने चाहिए, एक में अनेक वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे, और जैसे किसी को अगर एड्स है तो उसको जागरूक होकर सबसे पहले क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए, भाई साहब ऐसी बात है। ये नहीं कि अपन चुपचाप अब घर में ही बैठे हैं और शर्मा रहे हैं। अब जब तुमने काम किया था तब शर्माए थे क्या?
है यार। अब इसके लिए क्या होता है, नको नेशनल, मतलब पूरा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये लोगों को एजुकेट करते हैं कि भैया ऐसी एड्स को रोकने के लिए क्या क्या करना है, एसटीडीज़ को रोकने के लिए क्या क्या करना है। और बहुत से एनजीओज़ भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये गवर्नमेंट के नहीं होते, ये भी क्या करते हैं, मतलब एजुकेट करने के काम करते हैं। देख भाई एड्स ये पूरा क्लियर हो गया है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन नीट में आएंगे वो स्टेटमेंट्स के रूप में आएंगे। डायरेक्ट आ गया तो बल्ले बल्ले, स्टेटमेंट्स के रूप में आएंगे कि फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एड्स, इसमें कौन सी वो लगती है, बस ट्रांसमिशन कैसे होता है। क्वेश्चन कभी कभी यही पूछा जाता है कि ट्रांसमिशन कैसे, बॉडी फ्लूइड से होता है या किससे होता है, तो कॉन्शियस एफर्ट से और बॉडी फ्लूइड से, है ना। कॉन्शियस एफर्ट आपका वहाँ होना, जागरूकता जरूरी है। तो बस ये हमारा पूरा एड्स का था। इसके बाद कैंसर लेके आऊँगा।